नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम पीटर बर्गर को पढ़ेंगे और जो लोग छत्तीसगढ़ पीएससी यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उन्होंने जो डिमांड की थी 2-3 टॉपिक्स का, उसमें मैं पीटर बर्गर को पढ़ाने जा रही हूँ। इसके बाद बॉडीलार्ड और 9 प्रकारवाद बच रहे हैं, तो इसको भी जल्दी फिनिश कर दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी का यदि आपको थिंकर्स वगैरह देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए, ठीक है। काफ़ी चीज़ें बन चुकी है, लगभग 300 प्लस वीडियोज़ बन चुका है, तो आप एक बार वो सारी चीज़ें देखिए, आपके बहुत काम का है, ठीक है। और नेट का तो इतना ज़्यादा वीडियो सब पढ़ चुका है कि केवल वीडियोज़ देख के भी आप नेट को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पीटर बर्गर जो है एक प्रघटना शास्त्री थे, तो आपके क्वेश्चन बनना यहीं से शुरू हो गया है। देखिए, सबसे पहले ये देख लीजिए, इनका जो जन्म है 1929 में हुआ था, ठीक है। और इनकी मृत्यु नहीं हुई, ये अभी तक जीवित है और ये बोस्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं वर्तमान में, ठीक है। तो पीटर बर्गर जो है वो एक प्रघटना शास्त्री थे। इनके जो लेखन है उसमें प्रघटना शास्त्र झलकता है, ठीक है। और ये न्यूयॉर्क से प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका सोशल रिसर्च के संपादक भी हैं, ठीक है। तो इसमें कई क्वेश्चन आपके छिपे हुए हैं, याद रखिएगा कि इन्होंने कौन सी पत्रिका प्रकाशित कराई, या फिर सोशल रिसर्च पत्रिका जो पीटर बर्गर ने प्रकाशित कराई थी कहाँ से प्रकाशित होती है, या फिर ये वर्तमान में कहाँ के प्रोफेसर हैं, ठीक है, या फिर ये किस परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आते हैं, तो प्रकटना शास्त्री हैं, ठीक है। इनका जन्म भी पूछ सकता है कुछ भी, तो इसमें कई क्वेश्चंस छिपे हुए हैं, यहीं से प्रश्न धीरे धीरे बनते हैं। तो कोई भी आप चीज़ पढ़ते समय याद रखिएगा कि कितने प्रश्न इससे बन सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए, उन्होंने समाजशास्त्र में अनेक कृतियाँ लिखी हैं, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी कृतियाँ हैं, पहले कृतियाँ देख लेते हैं। पहला है इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी 1963, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली बुक है, ठीक है। फिर अगला है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, ये 1967 में लिखी गई थी, ठीक है, और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर अगला है द सेक्रेट कैनोपी, ये भी 1967 में लिखी गई थी। द होमलेस माइंड 1973 में लिखी गई थी। पिरामिड्स ऑफ सैक्रिफाइस 1974, फेसिंग अप टू मॉडर्निटी 1977, द वार ओवर द फैमिली 1933। फिर है द कैपिटलिस्ट रिवोल्यूशन 1986 में, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारी जो बुक्स हैं, यहाँ पे देखिए 1983 हो जाएगा। तो ये जो सारी बुक्स हैं, और ज़्यादा आपके सिलेबस में थिंकर होते नहीं है, तो जितने थिंकर होते हैं उनके सारे बुक्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि कोई भी बुक पूछा जा सकता है, हो सकता है कि जो पिछली बार अगली बार पूछा गया बुक है इसको ना पूछा गया हो, ठीक है। क्योंकि वो बार बार एक ही चीज़ पूछते वो सोचते हैं कि इस बार नया कुछ पूछा जाए, तो ऐसे बुक्स को ले लेते हैं जो बहुत कम बच्चे जानते हैं। तो आप क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो थिंकर्स आपके चैप्टर में हैं उनके सारे बुक्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, चाहे जितने भी थिंकर हों। उनका मानना है कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो मानवीय जीवन को खुशहाल बनाता है, मानवीय विश्व को खुशहाल बनाता है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि किसने माना है कि समाजशास्त्र मानवीय जीवन को सुखी बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न भी आ सकते हैं। उन्होंने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह मानवीय समाज के विकास, प्रकृति और इसके नियमों का विज्ञान है, ठीक है। और ये जो कोटेशन है, परिभाषा उनकी बहुत बार पूछी गई है, तो याद रखिएगा पीटर बर्गर ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि समाजशास्त्र मानवीय समाज के विकास, प्रकृति और इसके नियमों का विज्ञान है। फिर देखिए, यथार्थ की सामाजिक रचना, उनकी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाने वाली ये थीम है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी 1967 में एक पुस्तक लिखी थी। उसी पुस्तक में उन्होंने यथार्थ की सामाजिक रचना की बात की थी, और इस पुस्तक में उन्होंने सबसे पहला जो काम किया था वो अल्फ्रेड सूज के विचारों को सरलतम रूप से प्रस्तुत किया था। क्योंकि अल्फ्रेड सूज के जो विचार थे वो काफ़ी जटिल थे और लोगों को समझ में कम आते थे, तो इन्होंने उसकी सरलतम व्याख्या की, अच्छे अच्छे उदाहरण से लोगों को समझाया अपनी इस पुस्तक में, ठीक है। और यथार्थ की सामाजिक रचना का मतलब क्या होता है ये देख लीजिए। देखिए, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता कि हम कह सकें कि ये इस रंग की चीज़ है, ठीक है। जैसे प्रेम का कोई रंग नहीं होता, रूप नहीं होता, उसको छू नहीं सकते, ठीक है। घृणा का कोई रूप रंग नहीं होता, उसको हम छू नहीं सकते।
क्रोध का भी कोई रूप रंग नहीं होता, उसको हम छू नहीं सकते। ये सभी अदृश्य भाव हैं। उसी तरह से मूल्य, मानदंड, संस्कृति, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी क्या है, अदृश्य हैं। इसको हम छू नहीं सकते, बस केवल महसूस कर सकते हैं। विचारों के संसार तक ये चीज़ें सीमित हैं। तो जो चीज़ें विचारों के संसार तक सीमित होती हैं और इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, उसको हम क्या कहेंगे, यथार्थ की सामाजिक रचना। याद रखिएगा, यथार्थ की सामाजिक रचना का मतलब होता है कि ऐसी विचारात्मक चीज़ें या फिर भावनात्मक चीज़ें जो समाज के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, इनके बिना समाज नहीं चल सकता, लेकिन इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, इनका रूप रंग छू नहीं सकते इनको हम, जो अदृश्य चीज़ें होती हैं। ठीक है। उन्होंने एक और पुस्तक लिखी है, फेसिंग अप टू मॉडर्निटी, 1977 में लिखी थी इन्होंने आधुनिकता की 5 विशेषताएं और समस्याएं, इसको चाहे विशेषताएं कह लीजिए चाहे समस्याएं कह लीजिए, ठीक है, उन्होंने बताया है कि आधुनिकता की 5 चीज़ें हैं जो आधुनिकता में पाई जाती हैं और ये समस्या हैं। ठीक है। पहला है सुसंगठित और सुसंबद्ध समुदायों का कमज़ोर होना। तो आधुनिकता में क्या होता है कि जो सुसंबद्ध समुदाय होता है वो कमज़ोर हो जाता है। जैसे गांव में क्या होता है कि आस पड़ोस के जो लोग होते हैं बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह भावनात्मक लगाव रखते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम होती है। ये चीज़ें क्या होती है, आधुनिकता जब आई तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई, लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए और अनामकता की स्थिति आ गई और एक दूसरे को लोग जानना कम कर दिए। ठीक है, इतना ज़्यादा वो वर्क में अपना टाइम देने लगे कि व्यक्ति अपने आप में ही सीमित होने लगा। ठीक है। फिर अगला है समय और नौकरशाही कार्यक्रमों के प्रति सनकपन की हद तक पागलपन। तो समय और नौकरशाही कार्यक्रमों के प्रति क्या है, पागलपन है। ठीक है। तो उन्होंने बताया है कि वर्तमान में क्या है कि समय और नौकरशाही कार्यक्रम, यानी सुबह उठ के जाना है, ऑफिस जाना है, रात को 8 बज जा रहा है आते आते, फिर सुबह उठते ही भाग जा रहे हैं, वो अपने जीवन जीने की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं कि मेरा लाइफ तो बिल्कुल इसी में ही सिमट कर रह गया है। ठीक है, मैं कब सांस लूँ, कब मैं जीऊँ, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में नहीं आती। समय के प्रति बिल्कुल पागलपन होता है। 2-3 मिनट 5 मिनट को भी बिल्कुल बचा बचा के रखते हैं अपना कार्य करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है कि समय के प्रति बहुत ज़्यादा वो सतर्क होते हैं कि हमारा समय बेकार न चला जाए। ठीक है, आधुनिकता में। फिर अगला, व्यक्ति और समाज के बीच द्वैधात्मकता की स्थिति के कारण पहचान का संकट और अलगावपन। तो आधुनिकता में देखिए कुछ थिंकर ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि व्यक्ति प्रमुख है, कुछ मानते हैं कि समाज प्रमुख है। ठीक है, तो व्यक्ति और समाज के बीच में द्वैधात्मकता की स्थिति है और ये नहीं कोई समझ पाता है कि व्यक्ति को प्रमुख माने या फिर समाज को प्रमुख माने। ठीक है, और इससे क्या होगा, पहचान की संकट बनी हुई है, दोनों में से किसको प्रमुख माना जाए। फिर देखिए अगला है, मानवीय इच्छा को कमज़ोर बनाने वाली स्वतंत्रीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देना। तो स्वतंत्रता ऐसी है आधुनिकता में कि आप चाहे तो कोई भी कार्य कर सकते हैं, किसी भी वर्ग में आप शामिल हो सकते हैं और कोई भी आप पैसा कमाने के लिए अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। एक लैपटॉप ले लीजिए और अलग अलग कंपनियों से जुड़ जाइए तो आप दिन रात काम ही करते रह जाएंगे। ठीक है, पैसा आपको मिलेगा लेकिन आपको स्वतंत्रता कार्य करने की केवल मिलेगी कि आप और भी ज़्यादा कंपनी से जुड़ सकते हैं, लेकिन अपनी इच्छाओं को मारना पड़ेगा। मानवीय इच्छा यहाँ कमज़ोर होती जा रही हैं और लोग क्या है, कार्य के समय के नौकरशाही के दास बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने स्वतंत्रता की बात की है कि स्वतंत्रता आपको कार्यों में मिलेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्क अपने ऊपर ले सकते हैं। यदि आप प्रोफेसर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कंपनी से जुड़ सकते हैं, उससे क्या होगा, आपको डबल लाभ ट्रिपल लाभ होगा, लेकिन आपका पूरा का पूरा जो समय है वो इसी में चला जाएगा, फिर आप लाइफ को नहीं जी पाएंगे। ठीक है, तो मानवीय इच्छाएं जो है वो कमज़ोर हो जाएंगी, मानवीय इच्छाओं के प्रति व्यक्ति के अंदर संवेदनाएं खत्म हो जाएंगी। ठीक है, और उनको अपने कार्यों के आगे इतना ज़्यादा झुकना पड़ेगा कि मानवीय इच्छाओं को समाप्त करना होगा। फिर अगला है, अर्थपूर्ण विश्व में विश्वासों को कमज़ोर करता हुआ उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ लौकिकीकरण। तो यहाँ देखिए लौकिकीकरण बढ़ रहा है आधुनिकता में और विश्वास जो है वो कमज़ोर हो रहे हैं। ठीक है, जैसे धर्म के प्रति चीज़ें जो है वो कमज़ोर होती जा रही हैं। ठीक है, पहले जो लोगों की जो धार्मिक आस्था थी अब वो कमज़ोर होती जा रही है। लोगों के पास समय नहीं पूजा करने का, या फिर पूजा करने बैठते हैं तो ध्यान कहीं और रहता है। ठीक है, तो उनको अच्छा भी नहीं लगता पूजा पाठ करना और ईश्वर के प्रति श्रद्धावान होना, आस्था रखना, ये सब चीज़ें, ये विश्वास कमज़ोर होते जा रहे हैं और लौकिकीकरण बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब आपको ऐसे प्रश्न पूछने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, बहुत लोग ऐसे कहने वाले मिल जाएंगे कि दूध को शिवलिंग पर न चढ़ाकर किसी गरीब को दे दीजिए।
ठीक है। या फिर दिवाली में दिए कम जलाकर किसी गरीब को दे दीजिए, ठीक है, उसके यहाँ जो गरीब हो, जिसके यहाँ खाना बनाने के लिए भी तेल ना हो। तो ये सभी चीज़ें कहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, पहले ये सब चीज़ें नहीं कही जाती थी, ठीक है। तो विश्वास अब ख़त्म हो रहा है और लौकिकीकरण बढ़ता जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो पीटर बर्गर से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं और जितनी भी चीज़ें पूछी जाने लायक हैं मैंने इसमें मेंशन कर दिया है, ठीक है। और इनके जो कृतियाँ हैं, ठीक है, इनके जो बुक्स हैं उनको ज़्यादा आप अच्छे से लर्न कर लीजिए और उनकी अवधारणा तो मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।